बेंगलुरु दंगों को 48 घंटे बीत चुके हैं और धीरे धीरे अब यह साफ हो रहा है कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि पूरी योजना के साथ हुए थे। बेंगलुरु के दंगाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी आज हमें मिल गई है और इसमें जो जानकारियां हैं उनसे यह पता चलता है कि विवादित फेसबुक पोस्ट तो सिर्फ एक बहाना था। असल में इन दंगों की स्क्रिप्ट और एक्टर्स पहले से ही तैयार थे। ये दंगे योजना बनाकर किए गए थे और ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे। बेंगलुरु दंगों में पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं और आज इन एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। सबसे पहले हम आपको इन एफआईआर की बड़ी बातें बताते हैं जो पूरे देश को, आप सबको हैरान कर देंगी। पहली बात यह कि बेंगलुरु के दंगाइयों ने वहां के 2 पुलिस थानों पर हमला करके पुलिस कर्मियों की हत्या करने का प्लान बनाया था। पुलिस कर्मियों की हत्या करना चाहते थे थाने में घुसकर। यह ठीक वैसा ही था जैसे कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने, अब उसके गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। लेकिन बेंगलुरु में कानपुर की तरह 8-10 अपराधी नहीं बल्कि हथियारों से लैस 800 दंगाई थे और अगर पुलिस वाले इनके हाथ लग जाते तो शायद किसी की जान नहीं बचती। यह बहुत बड़ी घटना हो जाती। मंगलवार की रात को हुए दंगे में बेंगलुरु के 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 60 दंगाइयों की भीड़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ नारे लगा रही थी, उन्हें अपशब्द कह रही थी और दंगाइयों की अगुवाई कर रहे लोग भीड़ से यह कह रहे थे कि पुलिसकर्मियों को जान से मार दो, पुलिस वालों को छोड़ना मत। बेंगलुरु के दंगाई वहां की पुलिस के दुश्मन इसलिए बने क्योंकि दंगाई ये चाहते थे कि पुलिस विवादित फेसबुक पोस्ट के आरोपी को उन्हें सौंप दे। यानी ये सारे लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते थे। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये दंगाई चाहते थे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इन्हें सौंप दिया जाए क्योंकि ये लोग अपना इंसाफ खुद करेंगे। यानी ये दंगाई फेसबुक पोस्ट करने वाले आरोपी की खुद अपने हाथों से हत्या करना चाहते थे क्योंकि ये किसी कानून को नहीं मानते, किसी पुलिस को नहीं मानते, देश की किसी अदालत को नहीं मानते। इनकी अदालत अपनी है, कानून अपना है और ये जैसे चाहेंगे वैसे इंसाफ करेंगे। यानी भारत का संविधान इन लोगों पर लागू नहीं होता। कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने कथित तौर पर फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन जब पुलिस ने विधायक के भतीजों को सौंपने से इनकार कर दिया इन दंगाइयों को, तो ये दंगाई थानों में आग लगाने लगे और पुलिस कर्मियों की हत्या करने पर उतारू हो गए। एफआईआर के मुताबिक बेंगलुरु में दंगा करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्होंने 2 पुलिस थानों केजी हल्ली और डीजी हल्ली को निशाना बनाया। इन्होंने विधायक के घर पर हमला किया और घर में आग लगा दी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब ये लोग विधायक के घर में गए तो विधायक का परिवार वहां पर नहीं था। दंगाइयों में 5 लोगों ने 200 से 300 लोगों के ग्रुप बनाए थे। इनके हाथों में धारदार हथियार थे, ईंट पत्थर थी, बोतलें थीं, लोहे की रॉड्स और पेट्रोल बम थे। इन दंगाइयों ने बेंगलुरु के इस इलाके की सकरी गलियों में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक से पुलिस पर हमले किए। यानी हमला करके पीछे हट जाना और थोड़ी देर बाद फिर से अचानक बड़ा हमला करना। यही बेंगलुरु में मंगलवार की रात को भी हुआ। करीब 5 बार इस भीड़ ने हमला किया और हर बार भीड़ में लोगों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होती थी। बेंगलुरु के दंगाइयों ने वहां पर पत्थर फेंककर स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ दिया जिससे पूरे इलाके में अंधेरा हो जाए और उन्हें कोई पहचान ना पाए और वो जब चाहे फिर से हमला करके वहां की सकरी गलियों से बचकर भागकर निकल जाएं। कई रास्तों को ईंट पत्थर और टायरों से ब्लॉक कर दिया गया था जिससे दूसरे इलाकों की पुलिस अपने साथियों की मदद के लिए वहां पर पहुंच ना पाए। आग बुझाने के लिए वहां दूसरे इलाकों से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जा रही थीं, उनका रास्ता भी भीड़ ने रोक लिया था और इन गाड़ियों में तोड़फोड़ करके फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी वहां पीटा गया। बेंगलुरु के दंगे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। सोचिए ये कैसी योजना थी कि इधर फेसबुक पर वो पोस्ट आया और 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये फेसबुक पोस्ट किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के इस एमएलए की भी जांच होनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि दंगे की पहले से तैयारी की गई थी और इन लोगों को सिर्फ यही तलाश थी कि दंगा करने की कोई वजह मिल जाए।
हमने कल ही आपको बताया था कि कोई भी दंगा अचानक नहीं होता, योजना बनाकर ही दंगे किए जाते हैं और इस योजना में दंगा करने के लिए अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं और उन इलाकों की पहचान कर ली जाती है जहां पर दंगा करना होता है। तो लोगों की पहचान पहले करनी होती है, स्थान की पहचान करनी होती है और बेंगलुरु दंगों की स्क्रिप्ट भी यही थी। बेंगलुरु दंगों की एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, कन्नड़ भाषा में है ये, लेकिन हमने इसका अनुवाद करके मंगलवार की रात का पूरा घटनाक्रम आज बहुत ध्यान से समझा है और इसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। मंगलवार की रात 8 बजे पुलिस ने कांग्रेस विधायक के भतीजे को गिरफ्तार किया था, जिसने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखी थी, लेकिन इसके 45 मिनट के अंदर ही मुजम्मिल पाशा, सैयद मसूद, अफनान, अयाज और अल्लाह बख्श नाम के 5 व्यक्तियों ने करीब 200 से 300 लोगों के साथ मिलकर पुलिस थानों को घेर लिया। एफआईआर के मुताबिक भीड़ को साथ लेकर आए इन लोगों का मकसद इस फेसबुक टिप्पणी करने वाले आरोपी पर हमला करना था। इसी में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे एक पुलिस वाले को चोट आई। थाने में मौजूद बाकी के पुलिस वालों ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी और वहां पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल भेजने को कहा। इस बीच वहां के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी भीड़ को लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी और कुछ ही देर में दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। सैकड़ों की संख्या में दंगाइयों ने पुलिस थाने को घेर लिया और बाद में इन पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की और वहां उपकरण तोड़ दिए, जो भी उनके वहां पर सामान था उसको तोड़ा। जब बेंगलुरु के इस इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और भीड़ से यह इलाका तुरंत खाली करने को कहा तो हवाई फायरिंग हुई, लेकिन इसके बाद भी दंगाई भीड़ वहां से हटी नहीं। बाद में पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और कई राउंड की फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दंगाई भीड़ में से 3 लोगों की मौत हो गई। दंगाइयों ने 2 पुलिस स्टेशंस को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाला आरोपी इन दोनों पुलिस थानों में से गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया है। इस आरोपी को दंगाई अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे और जब पुलिस वालों ने इनकी बात नहीं मानी तो ये पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इन्होंने भीड़ को 2 हिस्सों में बांटकर कांग्रेस विधायक के घर और उनके भतीजे के घर पर भी हमला किया, क्योंकि दंगाइयों को ऐसा लग रहा था कि विधायक का भतीजा शायद इन्हीं घरों में कहीं छुपा हुआ हो। मंगलवार की रात को बेंगलुरु में दंगों की भूमिका तभी बन गई थी जब कांग्रेस के विधायक के भतीजे की इस फेसबुक पोस्ट के बाद शाम को 7 बजे कुछ लोग विधायक से मिलने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस वक्त विधायक अपने घर पर नहीं थे। इसके आधे घंटे के बाद ही इन लोगों ने विधायक के घर पर पथराव करना शुरू कर दिया और फिर कुछ लोगों ने विधायक के घर से कुछ दूरी पर उनके भतीजे के घर को भी घेर लिया। तो हमने आपको पूरी ये कहानी बताई कि ये जो पूरा घटनाक्रम था ये कैसे था और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दंगे हुए हैं ये दंगे बिना योजना के हो नहीं सकते। आज हमने बेंगलुरु दंगों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे ये दंगे भी योजना बनाकर किए गए थे और आप सब लोगों को, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों की ये नई दुकान चल पड़ी है। पहले दिल्ली में ये दंगे हुए थे और अब बेंगलुरु में हो रहे हैं और हो सकता है भारत के अन्य हिस्सों में भी आपको ऐसे दंगे आने वाले समय में देखने को मिले। फेसबुक पोस्ट के 1 घंटे के अंदर ही सैकड़ों लोगों का सड़क पर इकट्ठा हो जाना अचानक हो सकता है क्या? एक बार आए 50 लोग, सेकेंड बार 100 लोग, फिफ्थ में 2000 से ज्यादा लोग थे। पूरा मकान को जला के पूरा ध्वंसा करके पूरा बर्न करके चले गए। वो एक ही लोग नहीं थे सर, 3-4 गैंग था उनका। लाठी डंडे तो मान भी ले, लेकिन उपद्रवी हिंसा फैलाने के लिए पेट्रोल बम लेकर आए, वो इतनी जल्दी तैयार हो सकते हैं क्या?
एक विधायक के घर में सैकड़ों दंगाइयों का एक साथ हमला करना बिना योजना बनाए हो सकता है क्या? इनको इतना नुकसान हुआ उससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तैयारी के साथ, ये ऐसा नहीं है कि अचानक कोई भीड़ आंदोलित हो गई हो और इतनी बड़ा हंगामा कर दिया गया हो। और 800 लोग दो पुलिस थानों में घुसकर तोड़फोड़ मचाएं, 200 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दें, 60 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल कर दें। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये पूरा घटनाक्रम इशारा करता है कि हर दंगे की तरह बेंगलुरु के दंगे भी अपने आप नहीं हुए, करवाए गए, बाकायदा गढ़े गए पूरी प्लानिंग के साथ। फेसबुक पोस्ट तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो बेंगलुरु में दंगे भड़काना था। प्लान करके दंगा कर दिए। 1 घंटे के आसपास पेट्रोल बम स्टोन लेकर के हमला किया। ये एसडीपीआई के कारपोरेटर के ऊपर संशय है। इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। बेंगलुरु में दंगा फैलाने वाले 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। शक पीएफआई पर है। बेंगलुरु पुलिस ने इस दंगों को भड़काने के आरोप में कुछ स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ स्थानीय नेताओं के दम पर इतने बड़े दंगे कैसे भड़क सकते हैं? शक तो यह भी है कि इन दंगों में ज्यादातर लोग बाहरी थे, जिन्हें पहले ही बेंगलुरु बुला लिया गया था। Total responsible is Popular Front of India and SDPI. They are fighting each other. They want to take the community leadership. That's why they are doing all this. Muzibil Pasha, he is totally responsible and he is arrested now. But who is behind him? That's also you should find out. And I know that some of SDP and Popular Front of India leaders came from Kerala also, because one who died in firing, there is no address for him and nobody claimed the dead body. बेंगलुरु में दंगे करवाने की जो साजिश रची गई थी वो कितनी बड़ी और भयानक थी, वो इन तस्वीरों से समझिए। ये वो पुलिस थाना है जिसको दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया था, जिस पर 11 अगस्त की रात को 300 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। मंगलवार की रात बेंगलोर में हुई हिंसा को लेकर के पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में, जबकि 2 एफआईआर केजे हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 145 लोगों को गिरफ्तार किया है और वो आगे इस मामले की विवेचना कर रही है। एफआईआर के मुताबिक दंगाई अभियुक्त नवीन को पुलिस से हासिल कर लेना चाहते थे। वो उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि नवीन को उनके सुपुर्द कर दिया जाए। दंगाई उस पूरे हमले में अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास घातक हथियार थे और हमले के वक्त पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। एफआईआर को देख करके लगता है कि दंगाइयों की मंशा शहर की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देने की थी। पहले दिल्ली, अब बेंगलुरु। शहर बदल जाते हैं, दंगे वही रहते हैं। इस दंगे ने खूबसूरत, शांत और शिक्षित शहर बेंगलुरु को अशांत कर दिया है। इन दंगों के मास्टरमाइंड ने बेंगलुरु की छवि को भी वैसे ही खराब करने की कोशिश की है जैसे दिल्ली में की थी। दंगों ने बेंगलुरु को जो जख्म दिए हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। बेंगलुरु के दंगाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इस इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने आज लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च पास्ट कराया। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उतारे गए हैं, जिन्होंने आज सुबह से यहाँ पर मार्च किया है, लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि व्यवस्था जल्द ही अपनी जगह पर लौट जाएगी। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। बेंगलुरु के दंगों में भीड़ की अगुवाई करने वालों में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का एक स्थानीय नेता मुजम्मिल पाशा शामिल था। एसडीपीआई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की एक राजनीतिक पार्टी है और इसी पीएफआई पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इनकी फंडिंग करने का आरोप है। बेंगलुरु में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर ये दंगे कराए गए, पीएफआई पर इसी तरह से काम करने का आरोप लगता रहा है। और आपको याद होगा दिल्ली में भी जो दंगे हुए थे वो ऐसे ही हुए थे और उन दंगों को भी सांप्रदायिक बना दिया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के काम करने का तरीका बिल्कुल यही होता है और वो काम इस तरह से करता है कि यह संगठन धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगे करवाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कई सरकारी दस्तावेजों से भी सामने आई है। हमें पीएफआई के बारे में झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की आज एक रिपोर्ट मिली है। यह रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, भारत के कुछ शहरों को पीएफआई सीरिया जैसा बनाना चाहता है। जिस तरह से बेंगलुरु में कथित धार्मिक टिप्पणी के नाम पर दंगा हुआ, उसी तरह से झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जिले में भी हिंसा हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद साहब या फिर इस्लाम से जुड़ी इस तरह की विवादित टिप्पणियों को आधार बनाकर झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से ही हिंसा फैलाई जाती रही है। यानी अब आप इसको समझिए, पहले फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी से करवा दी जाती है या उस टिप्पणी को कहीं से ढूंढ निकालते हैं और फिर उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ही दंगे होते हैं, हिंसा होती है और लोगों को जान से मार दिया जाता है। और फिर यह कहा जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, इसलिए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और इंसाफ हम खुद करेंगे। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा ग्रुप है जो ये सब काम कर रहा है, उस पर ना तो भारत के संविधान की कोई चलती है, ना उस पर भारत का कानून चलता है और पूरा के पूरा देश शांत बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो कहते हैं कि भारत में असहनशीलता फैल रही है, वो सब के सब लोग इस बार बिल्कुल चुप बैठे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, किसी ने पीआईएल फाइल नहीं की, किसी ने ट्विटर पर कोई नया मुहिम नहीं चलाई, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, अखबारों में कोई नए बयान नहीं आ रहे, सब खामोश बैठे हैं। इस रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि झारखंड के साहिबगंज में वर्ष 2016 में देशद्रोह के आरोपी जाकिर नाइक के समर्थन में भी ऐसी ही रैली निकाली गई थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। यानी इस रिपोर्ट में पीएफआई पर सांप्रदायिक उन्माद के जरिए हिंसा फैलाने और कट्टरता के आधार पर सामाजिक विभाजन करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में केरल में 2010 की घटना का भी जिक्र है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक टिप्पणी करने वाले एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था और इसमें भी पीएफआई के ही लोगों पर आरोप लगे थे। हमने पुलिस के उन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से आज बात की जिन्होंने अपने कार्यकाल में पीएफआई से जुड़े कई मामलों की जांच की है और इस संगठन के कई सदस्यों से पूछताछ की है और जिन्होंने पीएफआई के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने हमें क्या बताया, आज आप सबको सुनना चाहिए। पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली टेररिस्ट को फंडिंग भी करती है और सपोर्ट भी करती है और ख़ास तौर से इसका बेस जो है वो है माओइस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हमारे झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो माओइस्ट अपना पैर फैला रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है इनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है उनकी थ्योरी पे ज़्यादा ये चल रहे हैं और इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि किस प्रकार से देश में विघटनकारी ताकतों को जोर दिया जाए और उनको हमारे देश में जो तरक्की हो रही है उसको कैसे रोका जाए और जो भ्रम फैलाया जाए लोगों में। और मीडिया को भी ये इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोगों के बारे में झूठी सच्ची वो न्यूज़ डालते हैं, खबरें डालते हैं और उससे ये लगता है कि ये पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो नेशनलिस्ट है। बट बेसिकली देखा जाए पुरानी इन्वेस्टिगेशंस में भी देखा गया और अभी रिसेंटली दिल्ली के जो रॉइट्स हुए थे उसमें इनका अहम रोल साथ आया कि पीएफआई ने इनको सपोर्ट किया है और ख़ास तौर से जब से जो दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में रॉइट्स हुए और महारानी बाग और दूसरा इधर जो साइन बाग का जो भी ड्रामा हो उसमें सारा का सारा ये सामने आ गया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये सपोर्ट पीएफआई का ही है।
इनका एक बेसिक मुद्दा यह है कि हर स्टेट में जो अफेक्टेड स्टेट है उसमें उन लोगों को तैयार करें, मोटिवेट करें, उनको इंस्टिगेट करें ताकि वो उनकी बात को सपोर्ट करें और उग्रवादी घटनाओं को उसमें सपोर्ट करने के लिए उसे ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, जो उनके लिए फंडिंग करते हैं। दूसरा जो विदेशों से भी फंड इकट्ठा करके लाते हैं। उनके लिए जहाँ पर भुखमरी है, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और जहाँ पर लोग को बहुत ज़्यादा समझने की ताकत नहीं है, जो अपने आप में अपने दिमाग से नहीं सोचते, इन्हीं की बातों में आ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा संभव है इनको अपने लोग इकट्ठा करना। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनको मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उनको ये अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको एक तो रोज़गार की तरीके से उनको इतना पैसा मिल जाता है, इस वजह से कुछ साथ देते हैं। तो आप सबको ये रिपोर्ट देखने के बाद समझना चाहिए कि देश में असल में सांप्रदायिक दंगे हो नहीं रहे हैं, बल्कि ये करवाए जा रहे हैं और देश में असहनशीलता भी नहीं है और किसी भी समुदाय के बीच में असल में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ये चाहते हैं कि ये दंगे फैलते रहें और इस तरह के जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच में इस तरह की जो खाई है, जो दीवार है, वो हमेशा बनी रहे, वो टूटे नहीं। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर आपने एक बात जरूर देखी होगी, जो पुलिस के अधिकारी आपको बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसे लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं जो आपको सही खबर बताते नहीं हैं और जो खबर बताते हैं वो एजेंडा वाली खबर होती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.